तो हेलो, मैं देख के आया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और ये ऑलरेडी मेरी वन ऑफ द फेवरेट मार्वल्स मूवीज में से एक बन चुकी है। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा पुराना मार्वल वापस आ चुका है, या फिर ये सिर्फ जेम्स गन का कमाल था। ये मूवी बहुत ही बढ़िया है, क्रिटिक्स को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। तो मुझे थोड़े बहुत डाउट्स तो हो रहे थे, लेकिन फिल्म को देखने के बाद समझ में आ गया कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा पुराना मार्वल वापस आ चुका है। एंड गेम के ट्रेजेडी के बाद नेबुला के साथ सभी के सभी गार्डियंस नोवेयर की देखभाल कर रहे हैं। वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको सुलझा रहे हैं और इसी की कुछ झलक हमने गार्डियंस के क्रिसमस स्पेशल में भी देखा था। अब जैसा कि हमें पता है कि हर गार्डियन मूवी की शुरुआत एक कांड के साथ होती है, तो इसमें भी वही सीन है। एक कांड के साथ शुरू होता है और एक कांड के साथ खत्म। गार्डियंस के मेंबर्स के बीच की केमिस्ट्री ही इस मूवी की जान है। उनका लड़ना झगड़ना, एक दूसरे को सलाह देना, इतने बढ़िया ऑर्गेनिक मोमेंट्स बनाते हैं कि क्या बताऊं। अब यही चीज इसकी कॉमेडी को भी अव्वल दर्जे की बना देती है। सारे जोक लैंड करते हैं, कोई भी फ्लैट नहीं लगता, कुछ भी फोर्स नहीं लगता, क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत सारी मार्वल मूवीज में से मिसिंग था। अगर तुम्हें अभी तक ये वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इसकी डबिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से हुई है। आप ऐसा समझ लो कि बुलेट ट्रेन में जैसी डबिंग हुई थी उतनी ही बढ़िया यहाँ पे भी है। इसमें सुपर हीरो वाले इंग्लिश डायलॉग्स को इन्होंने जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रेजेंट किया, सही बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन लगता है उनको सुन के। कल ही मैंने इसके दोनों पार्ट इंग्लिश में देखे थे, तो एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन एक बार जब आप उसको सुन के हर चीज एक बार परख लेते हो कि इसकी आवाज ऐसी है, इसकी ऐसी है, तब इसकी कॉमेडी जो चलना स्टार्ट होती है वो एंड तक रुकती नहीं। इसमें कुछ डबिंग आर्टिस्ट की जो आवाज है वो कैरेक्टर पे फिट नहीं बैठ रही थी, लेकिन उनके डायलॉग्स इतने मजेदार थे कि आपका उस पर से ध्यान हट जाता है और एक दो डायलॉग के बाद तो वो एक जैसे लगने लगते हैं। गार्डियंस का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ है। इसके म्यूजिक से लेके एक्शन सीक्वेंसेस, सिनेमेटोग्राफी सब A1 दर्जे के हैं। हाँ, ये भी सच बात है कि इस मूवी का मोर देन 90% ग्रीन स्क्रीन पे शूट हुआ है, लेकिन इसके कुछ शॉट्स इतने ज्यादा ब्यूटीफुल थे और इतने ज्यादा मीनिंगफुल थे कि क्या बताऊं। उसमें से एक शॉट तुम्हें इसके ट्रेलर में भी दिखा होगा। जो मैड साइंटिस्ट होता है वो रॉकेट को पकड़ने वाला होता है, रॉकेट का हमें शॉट दिखता है, फिर दिखता है उसका हाथ दिख रहा है। एक ऐसा ही शॉट मूवी में भी है, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था बड़ी स्क्रीन में कि क्या बताऊं। इसके अंदर माइकल एंजेलो के एक पेंटिंग का भी रेफरेंस है, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट कहता है, अगर आपको उसका नाम पता हो तो। अब जिन लोगों ने इस पे ध्यान दिया नीचे कमेंट्स बताओ, नहीं तो जो अगली वीडियो आएगी मैं उसमें बता दूंगा कि आखिर उसका मतलब था क्या। मूवी के अंदर के जो एक्शंस है वो टिपिकल मार्वल मूवी CGI वाले जो एक्शंस होते हैं वही थे, लेकिन मूवी के अंदर एक सीन आता है जिससे इसके एक्शन का स्तर अलग ही लेवल पे चला जाता है मार्वल मूवीज के मुकाबले, और ये सीन आता है सेकंड हाफ में। और सही बता रहा हूँ, आप इस एक्शन सीक्वेंस के तैयार नहीं होगे, मैं भी नहीं था। मुझे तो रत्ती भर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि इतना बढ़िया सीक्वेंस इस मूवी में आएगा। हाँ, उम्मीद तो आखिर हर मूवी से रखते ही हैं हम। खैर, ये मूवी हमारे सामने एक बढ़िया CGI एक्शन कोरियोग्राफी म्यूजिक के साथ एक लंबा चौड़ा हॉलवे एक्शन सीक्वेंस प्रेजेंट करती है, जो कि सही बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ये पूरी मूवी का सबसे बढ़िया शॉट था। कैमरा एक्शन के बीच में एक कैरेक्टर से दूसरे पे जंप करता है, उसी के साथ CGI के मॉन्स्टर्स गार्डियन के मेंबर से लड़ रहे हैं, सब कट रहे हैं। गमोरा तलवार से काट रही है, पीटर गोली मार रहा है, रॉकेट सबको फोड़ जा रहा है और ग्रूट तुमको पता ही है। सही मायनों में ये सीक्वेंस इसके एक्शन का स्तर बढ़ा देता है। इस मूवी के मेकर्स ने एक्शन के साथ साथ कैरेक्टर आर्क्स पे भी बहुत ही बढ़िया और कमाल का ध्यान दिया है। जेम्स गन जैसे इसे वन लास्ट राइड कह के प्रमोट कर रहा था, और इस मूवी को देखने के बाद समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। हर एक कैरेक्टर का आर्क इसके अंदर कंप्लीट होता है और नेबुला का कैरेक्टर डेवलपमेंट देखना मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग और सबसे अच्छा था। नेबुला को देख के लग ही नहीं रहा था कि ये वही खून की प्यासी अपनी बहन को मारने वाली कैरेक्टर है। उसके बाद गमोरा का भी कैरेक्टर बहुत ही अच्छे से डेवलप हुआ है, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने उसको पुराना गमोरा वाला आर्क नहीं दिया, उसको बिल्कुल ही डिफरेंट रास्ता दिया है। हमें रॉकेट के पास से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, उसका ओरिजिन स्टोरी, उसके रकून से रॉकेट तक का सफर, जो कि बहुत इमोशनल भी है और ट्रेजिक भी। जेम्स गन ने रॉकेट के बैक स्टोरी को इस फिल्म के स्क्रीन प्ले के अंदर बहुत ही अच्छे से इंटीग्रेट किया है। भले ही इसकी स्टोरी सिंपल है और भले ही तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसके स्क्रीन प्ले की ब्यूटी देखो कि तुम्हें पता है क्या होने वाला है, लेकिन वो कब होगा, कौन करेगा, कैसे होगा, इसी के एंटिसिपेशन में पूरी मूवी निकल जाती है। जेम्स गन की बात चली रही है, तो ये महाशय जिस तरीके से अपना सीक्वल लिखते हैं तो वो सही में सीक्वल लगती है, बाकी मूवी जैसे नहीं। थॉर 4 वॉल्यूम 3 में जितने भी कांड होते हैं वो वॉल्यूम 2 से कनेक्टेड होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम 2 1 से था, इसी तरीके से जिस तरीके से वॉल्यूम 2 में सुनहरे आदमी जो थे उनका मजाक बना रखा था, वो भी इसमें कंटिन्यू रहता है। एडम वॉरलॉक, जेम्स गन ने एडम वॉरलॉक को इस मूवी में जैसे हैंडल किया, मुझे देख के मजा आता है। और हाँ, एक बात सुन लो, मैं कॉमिक्स में कैसा था मुझे नहीं पता, मैंने कॉमिक्स नहीं पढ़ी, लेकिन ये टेक भी बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। एडम वॉरलॉक को प्ले कर रहे हैं हमारे ये मीम वाले गाय। मूवी खत्म होने के बाद मैंने ट्विटर पे काफी जगह देखा कि वो लोग इसके एडम के पेट्रोल को बहुत लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, वो बहुत लोग इसके डायरेक्टर को भी दोष दे रहे हैं कि इन्होंने
कॉमिक से एक्यूरेट नहीं रखा या ये नहीं रखा। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट्स में बताओ, लेकिन ये तो मानोगे कि इसका पोर्ट्रेयल बहुत ही ज्यादा हिलेरियस था। जिस तरीके से इसकी माँ मूवी में एक सीन आता है, और हाँ स्पॉइलर नहीं होगा, टेंशन ना लो। मूवी में एक सीन आता है जब उसकी माँ कहती है कि इसको अपना जलवा दिखा, तो एडम उसको जला देता है। समझे, वो इतना डम है। जिस तरीके से वॉल्यूम 2 में सुनहरे वाले जो लोग थे उनको रखा गया था कि वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन गार्डियन उनको चुटकी बजाते हरा देते थे। सेम इसमें एडम वॉरलॉक के साथ ही हुआ है। अब वो सही था कि नहीं पता, लेकिन मजा जरूर आया। देखो, मुझे ये साइको विलन्स बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऊपर से वो साइंटिस्ट का तड़का लग जाए उसमें, तो और भी मजेदार हो जाता है। बेंटेन में भी एक डॉक्टर नीमो था शायद, वो याद ही होगा कितना, वो मेरे वन ऑफ द फेवरेट विलन्स में से है। उसके बाद मार्वल में भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स जो कि साइंटिस्ट हैं और इवल हैं, उनको देखने का एक अलग ही मजा होता है। वो जिस तरीके से कांड करते हैं अपनी इंटेलिजेंस के साथ, अपनी इविलनेस के साथ, बढ़िया लगता है। और कुछ ऐसा ही विलन हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है। और सही बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी मार्वल का सबसे हेटेड विलन बन चुका है। ये ऐसे ऐसे कांड करता है मूवी के अंदर की असली दुनिया में भी आदमी के हाथ कांप जाए। और हाँ, एक फन फैक्ट बताऊं, ये अकेला मार्वल विलन बन जाएगा जिसने अर्थ को तबाह कर दिया। एमसीयू की बात कर रहा हूँ मैं, कॉमिक्स की नहीं। इससे एक तरीके से घिन आने लगती है आपको एक समय में। और जब आपको एक कैरेक्टर से इतनी ज्यादा नफरत होने लग जाए, तो समझ लो इसके एक्टर ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। अब उसको राइटर को भी ले लो, उनके एक्टर को भी ले लो, दोनों का काम बढ़िया था। तो ओवरऑल कहूँ तो जेम्स गन ने जिसका प्रॉमिस किया था वन लास्ट राइड, वो उन्होंने डिलीवर किया। ये फिल्म को मैं मास्टरपीस तो नहीं कहूंगा क्योंकि थोड़े बहुत फ्लॉज है, लेकिन इसके अंदर जितना मजा आया पिछले 5-6 मार्वल मूवीज में बिल्कुल नहीं आया था। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।